हेलो, वेलकम बैक। मेल्टिंग ऑफ आइस विथ प्रेशर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम प्रेशर लगाओ, राइट? ऐसा क्रश करो पानी को और पानी फ्रीज हो जाए। लो पानी, लो एक ग्लास में या सीरिंज में ले लो पानी, है ना? सीरिंज का जो नोजल है उसको बंद कर दो और लगाओ जोर से ताकत, मतलब प्रेशर लगाओ। क्या वो पानी फ्रीज हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए हो। अब लेट से बहुत ज़्यादा प्रेशर तो मशीन से ही क्रिएट होगा, पर क्या तुम और मैं, हमारा जो मैकेनिकली हम जो फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्सली मैकेनिकली हम इंसान जो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, तो उस प्रेशर से क्या बर्फ फ्रीज हो सकती है या मेल्ट हो सकती है? तो उससे रिलेटेड ये कुछ सवाल है कि स्कीइंग, है ना, बर्फ स्केटिंग कह दो, स्कीइंग करते हैं, क्या होता है तब? ऐसे कैसे वो स्की कर पाते हैं? तब भी इससे रिलेटेड ही कुछ फिनोमिनान होता है। फिर बर्फ का गोला, है ना, हम समर्स में खाते हैं, देखा होगा उसको, छिलता है छिलता है छिलता है और वो छिली हुई बर्फ है उसको प्रेस करता है तो शेप में आ जाती है, राइट? तो उन सब जगह पे ये चीज़ अप्लाई होती है। कैसे, क्या है ये कंसेप्ट? तो ये कुछ ऐसा है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर आइस मेल्ट्स एंड as soon as pressure is removed, it freezes back. This phenomenon is called रेजिलेशन। प्रेशर की वजह से बर्फ का मेल्ट होना, और जैसे ही प्रेशर रिलीज करोगे ना वो वापस फ्रीज हो जाएगी। तो इसमें भी यही होता है, जैसे ही प्रेशर लगाते हैं ना, तो वो जो छोटे छोटे कण हैं बर्फ के आसपास के, थोड़े मेल्ट होते हैं, और जैसे ही प्रेशर रिलीज कर देते हैं वापस फ्रीज हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो शेप ले लेता है, स्नो बॉल बनाते हैं हम, है ना? स्नो हाथ में लेते हैं, ऐसा प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से थोड़ी बहुत बर्फ मेल्ट होती है, और जैसे ही हम प्रेशर हटा देते हैं वो वापस फ्रीज हो जाती है। सो ये जो फिनोमिनान है, प्रेशर की वजह से मेल्ट होना और प्रेशर रिलीज करने पर फ्रीज हो जाना, उसको हम कहते हैं रेजिलेशन। प्रेशर की वजह से होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो प्रूव करता है, और ये ऑब्जर्वेशंस भी है। बर्फ का गोला, स्कीइंग, स्नो बॉल्स जो हम बनाते हैं, जो भी स्नोई एरिया में रहते हैं, राइट, ये सब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें भी कैसा है कि एक मेटालिक वायर है, अच्छा खासा वजन लटकाया हुआ है, और ये बर्फ की पार्ट है। अब वजन की वजह से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से ये बर्फ मेल्ट होगा। बर्फ मेल्ट होगा तो चेन अंदर आते जाएगी। चेन मतलब चेन बर्फ को काट रही है, पर लेट से जब चेन इधर पहुंच चुकी है तो यहाँ का जो पानी है वो वापस फ्रीज हो जाएगा, राइट? तो कहने के लिए तो ये चेन बर्फ को काटते हुए नीचे आ रही है, बट कन्वर्सली जैसे ही चेन उस जगह से हटती है या नीचे की तरफ आती है, प्रेशर वापस नॉर्मलाइज हो जाता है, और नॉर्मलाइज होने की वजह से वो वापस फ्रीज हो जाता है। तो ये जो फिनोमिनान है, बर्फ का पिघलना और फिर से जम जाना प्रेशर की वजह से, उस फिनोमिनान को हम कहते हैं रेजिलेशन। थियोरेटिकल टॉपिक ही है, इसमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। प्रेशर, टेम्परेचर, फेज डायग्राम, अगेन ये भी थियोरेटिकल ही इसको समझना है। ग्राफ और जो कर्व है, राइट, उनको क्या कहते हैं वो याद रखना चाहिए।
सो प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, यहां पर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पर, वॉल्यूम कांस्टेंट होते हुए प्रेशर और टेम्परेचर में हम चेंजेस लाते हैं। क्या चेंजेस लाते हैं? प्रेशर चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो कुछ ग्राफ हमको ऑब्जर्वेशन में मिलता है जो ये है, और इस ग्राफ को हम कहते हैं फेज डायग्राम। राइट, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम क्या है? ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको कांस्टेंट ले लो या तो इग्नोर कर दो v को, इग्नोरिंग चेंज इन v। चेंज इन v भी आता ही है बट उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उस ग्राफ को हम कहते हैं फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम हम सबसे पहले पानी का समझते हैं कि भाई पानी का फेज डायग्राम कैसा है। सो पानी लिया और उस पानी को राइट अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर से एक्सपोज किया। लेट्स से कंटेनर के अंदर पानी है तो प्रेशर चेंज किया, उसको बर्नर पे रखा, तो ऐसे कुछ चेंजेस किए। तो क्या ऑब्जर्वेशन में आता है? सो ये वाला एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन क्या कहती है? ये वाली लाइन क्या कहती है कि इस लाइन के इस तरफ जो भी और P और T की वैल्यू है, इस लाइन के इस तरफ जो भी P और T की वैल्यू है, मतलब यहां पर एक पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली जो भी प्रेशर मिलता है लेट्स से P1, करस्पॉन्डिंगली जो भी टेम्परेचर मिलता है T1। सो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन में पानी बर्फ के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा। सो ये जो पूरा हिस्सा है ना, उस हिस्से के अंदर पानी बर्फ बन के ही एग्जिस्ट करेगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। राइट, सो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां पर कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर, कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर एक पॉइंट ले लो, सो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली जो भी टेम्परेचर है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली जो भी प्रेशर है, उस कंडीशन में पानी बर्फ के फॉर्म में ही रहेगा फॉर श्योर। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। और ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं होरफ्रॉस्ट लाइन। होरफ्रॉस्ट लाइन मतलब इसके इस तरफ बर्फ है और इसके इस तरफ स्टीम के फॉर्म में होगा। सो होरफ्रॉस्ट लाइन बोलो या सब्लिमेशन लाइन बोलो, सब्लिमेशन लाइन बोलो। अब यहां पर कोई पॉइंट ले लो, लेट्स से मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली जो भी प्रेशर आया और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर आया, तो यहां पर इस प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे पानी स्टीम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, सब्लिमेशन लाइन। अब अगर सब्लिमेशन लाइन पे कोई पॉइंट ले ले तो सब्लिमेशन लाइन पे कोई पॉइंट ले ले, तो अगर ये वाला पॉइंट लिया है ना, लेट्स से ये टेम्परेचर में ले लेता हूं T3 और करस्पॉन्डिंगली प्रेशर है मेरा P1, सेमी प्रेशर है चलो, तो उस पॉइंट पे अगर एक कंटेनर में बर्फ है तो बर्फ बर्फ ही रहेगी, और दूसरे कंटेनर में स्टीम है तो स्टीम स्टीम ही रहेगी। होता है ऐसा कभी? होता है ऐसा कभी?
कि भाई बर्फ है तो वो बर्फ की बर्फ ही रहेगी, और अगर स्टीम फॉर्म में है तो वो स्टीम के स्टीम फॉर्म में ही रहेगा। सोच के बताओ, क्या ऐसा कोई प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? हाँ ऑब्वियसली पॉसिबल है, तभी ये ग्राफ आया हुआ है। बादल है ना, ऊपर आसमान में वो जो या तो स्टीम के फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और जमे हुए हैं, मतलब कि कंडेंस स्टीम एग्जिस्ट करती है। तो इस ये प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन में ना बादल बादल ही रहेंगे। अब प्रेशर को बदलना पड़ेगा या टेम्परेचर को बदलना पड़ेगा, राइट, तब जाके वो बादल या तो बर्फ में बन जाएंगे, बर्फ बन के नीचे गिरेंगे, या तो फिर वो स्टीम बन जाएंगे, जैसे जैसे नीचे गिरते जाएंगे कंडेंस होके पानी बन के बारिश बन के गिरेंगे। तो ये जो ग्राफ है प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशंस में, जो भी नहीं, मतलब ये पानी का ही ग्राफ है, तो पानी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो हमको बताएगा। फिर ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं स्टीम लाइन। स्टीम लाइन है ये, मतलब कि यहां पे कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर ले लोगे तो वो पानी के फॉर्म में रहेगा, इस तरफ ले लोगे तो स्टीम के फॉर्म में। अब स्टीम का मतलब ऐसा नहीं है कि उबली हुई 100-200 डिग्री वाली स्टीम की मैं बात कर रहा हूं, मतलब कि कोई भी टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर पे, जैसे रूम में भी पानी रख दो तो इवापरेट तो होगा ही, वेपर्स तो बनेगी ही। अब वहां पर मैं उसको 100 डिग्री नहीं दे रहा कि भाई वेपर्स उसकी 100 डिग्री पर रहे। तो ऐसा मत मान के चलो स्टीम है तो मतलब स्टीम ही 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, नहीं, मतलब गैसियस फॉर्म में है, कन्वर्सली गैसियस फॉर्म में है, टेम्परेचर उसका कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड सेम वे ये वाली जो लाइन है ना वो है आइस लाइन। आइस लाइन मतलब कि यहां का प्रेशर टेम्परेचर मतलब वो बर्फ के फॉर्म में रहेगा, यहां पर वो पानी के फॉर्म में रहेगा। ये तीनों लाइन जहां मिलती है, ये वाला पॉइंट पी, राइट, इस पॉइंट को कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब कि इस प्रेशर टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे, एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर वाटर कैन coexist water can coexist in all three physical forms। कौन से तीन फिजिकल फॉर्म है? सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, तीनों फॉर्मेट में वो कोएग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। सो यह है फेज डायग्राम। थियरी मैंने लिखी नहीं है, ग्राफ समझ में आना चाहिए, सिंपल था इसलिए कुछ ऐसे ज्यादा सेंटेंसेस लिखकर आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। तो कुछ प्लॉटिंग्स मैंने बताए हैं तो पता चल जाए। अब ये पानी के लिए था, कोई और लिक्विड ले लो तो सेम तरह का एक ग्राफ मिलेगा, मे बी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सीधी ऐसी हो, देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब कि कंपल्सरी ट्रिपल पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी लिक्विड हो ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज अलग अलग होंगी, पानी की कुछ अलग है, दूसरे किसी लिक्विड की कुछ अलग होगी, है ना। सो तीन कर्व, फेज डायग्राम मतलब तीन कर्व तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन से तीन कर्व होंगे? सब्लिमेशन का कर्व, फिर फ्यूजन कर्व भी होगा ही होगा, और फिर वेपराइजेशन कर्व भी होगा ही होगा, एंड एडिशनली ट्रिपल पॉइंट भी होगा ही होगा। सो फेज डायग्राम मतलब ये तीनों कर्व प्रेजेंट होने चाहिए। लेट्स मूव, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फेज डायग्राम? क्वेश्चन है ये, सोच के बताओ क्या ही गलत है इस फेज डायग्राम में, क्या ही गलत है इस फेज डायग्राम में? तो गलती यहां पर इस फेज डायग्राम में है ट्रिपल पॉइंट, राइट। सो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब उतने सारे प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशंस
राइट, कि वो तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर जाए। सो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ट्रिपल पॉइंट कभी भी एरिया के फॉर्मेट में नहीं हो सकता। इंस्पेक्ट करते हैं इसको। फ्यूजन लाइन, राइट, फ्यूजन लाइन मतलब इस तरफ, इसके लेफ्ट साइड में यहां पर वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। वेपराइजेशन लाइन यानी इधर गैस है, राइट, इधर लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड, तो इसके इस तरफ भी लिक्विड होना चाहिए, है ना। फिर ये वाली जो हमारी फ्यूजन लाइन है, राइट, आइस लाइन कह दो या फ्यूजन लाइन कह दो, उसके राइट साइड में वाटर, लेफ्ट साइड में सॉलिड। सो राइट साइड में यहाँ पर वाटर लिक्विड होना चाहिए, लेफ्ट साइड में सॉलिड। फिर तीसरी कौन सी लाइन जाएगी इंस्पेक्शन में? हाँ, सब्लिमेशन लाइन। अब सब्लिमेशन लाइन है तो सब्लिमेशन लाइन के ऊपर की तरफ क्या आता है? सब्लिमेशन लाइन के ऊपर की तरफ आता है सॉलिड। यहाँ पर होना चाहिए वो, ये रही सब्लिमेशन लाइन। तो ये वाली हमारी सब्लिमेशन लाइन है, तो यहाँ पर होना चाहिए सॉलिड और यहाँ पर होना चाहिए वो गैस। कैसे हो सकता है? मतलब सब्लिमेशन लाइन कहती है कि इस हिस्से में होना चाहिए गैस, फ्यूजन लाइन कहती है यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर सॉलिड होना चाहिए, वेपराइजेशन लाइन कहती है यहाँ पर गैस होना चाहिए, यहाँ पर लिक्विड होना चाहिए। ये फिक्स ही चीज है, यहाँ पर भी वही है कि इस लाइन के लेफ्ट में सॉलिड होना चाहिए, सब्लिमेशन लाइन के राइट में गैस होनी चाहिए, राइट। इस चीज को मैं, ये इधर लिखा ही हुआ है कि भाई इसके लेफ्ट में सॉलिड, राइट में गैस, वेपराइजेशन लाइन के लेफ्ट में लिक्विड, क्योंकि वेपराइजेशन यानी लिक्विड टू गैस, गैस टू वेपर, तो लेफ्ट में लिक्विड, राइट में गैस, और ऑलरेडी यहाँ पे गैस आई हुई है तो गैस ही रहेगी। और फ्यूजन लाइन के लेफ्ट साइड में सॉलिड, राइट साइड में लिक्विड। सो यहां पर अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि इस हिस्से में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होनी चाहिए। मतलब वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, मतलब वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तीनों ही लाइन अपना अपना कंफ्यूजन दे रहा है। सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन arises due to all three curves, hence graph is wrong. So जब भी फेज डायग्राम की बात आए, जब भी फेज डायग्राम की बात आए तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहली चीज तो ट्रिपल पॉइंट होना ही चाहिए, ट्रिपल एरिया नहीं होना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए, राइट। इसीलिए ये ग्राफ गलत है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लेटेंट हीट पर। क्या होता है लेटेंट हीट? सो ये वाला ग्राफ तो हमने देखा, कौन सा ग्राफ? टेम्परेचर वर्सेस हीट वर्सेस टेम्परेचर वाला ग्राफ है ना। अब कूलिंग कर्व ड्रॉ कर दो या हीटिंग कर्व ड्रॉ कर दो। सो लेट से मैं हीटिंग कर्व ड्रॉ करता हूं। सो हीटिंग कर्व का शेप तो फिक्स ही रहता है, ऐसा ही रहता है। ये दो स्टेप्स तो आएंगे ही आएंगे, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, दो स्टेप के बीच में स्लैंट लाइन, उसके पहले भी स्लैंट लाइन और उसके बाद में भी स्लैंट लाइन। तो मैंने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, क्या डिनोट करता है? ये स्लैंट लाइन वाला हिस्सा चेंज ऑफ स्टेट, और चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पर क्या हीट सप्लाई होती है? हीट सप्लाई हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट के टाइम? हाँ ऑब्वियसली यस। देखो यहां पर चेंज ऑफ स्टेट शुरू हुआ, हीट सप्लाई तो चल ही रहा है। सो चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के टाइम पे जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट
ऑफ द सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ द डेफिनेशन है तो ये वर्ड्स यूज करना है, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, या कह दो लिक्विड टू गैस, गैस कह दो या वेपर कह दो, विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर. सो latent heat is the heat absorbed during, absorbed ही होती है या तो रिलीज्ड, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पे जो भी हीट एब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का फॉर्मूला, लेटेंट हीट इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू एम सो एच इज इक्वल्स टू एम इंटू एल. एच क्या है? हीट एब्सॉर्ब या रिलीज्ड, है ना. कब एब्सॉर्ब होती है? एब्सॉर्ब कब होगी? जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा तब, या लिक्विड से गैस बन रहा होगा तब. और रिलीज कब होगी? जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है या तो गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है. राइट. सो एब्सॉर्ब्ड या रिलीज्ड, एम स्टैंड्स फॉर मास, मास ऑफ सब्सटेंस. कौन सा सब्सटेंस? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए है, ये जनरल टॉपिक है. गैसेस के लिए थोड़ा हम जनरलाइजेशन कह दो, या थोड़ा सॉलिड और लिक्विड के लिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट. राइट. सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों के लिए है, जनरल है. गैसेस के लिए हम इन जनरल चीजों को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे क्योंकि गैसेस का बिहेवियर थोड़ा अलग ही होता है. उन लोगों में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड्स में और लिक्विड में बहुत कम होता है. ऐसा नहीं है बाल्टी भर के पानी लिया और उसको गर्म किया तो वो इतना सारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना. सो लेटेंट हीट कहो, पहला वर्ड था स्पेसिफिक कैपेसिटी, बहुत क्लियर होना चाहिए ये तुमको. पहला वर्ड था स्पेसिफिक कैपेसिटी, दूसरा वाला कौन सा था? मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी. स्पेसिफिक कैपेसिटी हम सी से डिनोट करते हैं, मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी था तो सी एम. राइट. फिर तीसरा वाला था मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर मेटल्स, मेटल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये एक ऑब्जर्वेशन या कह दो एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी, तो मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी एम बी. और चौथी वाली चीज थी, क्या थी वो? हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? सी डैश. राइट. सो ये टर्म्स, और ये पांचवी वाली चीज लेटेंट हीट, जिसको हम डिनोट करते हैं एल एफ एल वी से. एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट, और एल वी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो ये जनरल चीजें हैं. गैसेस के लिए हम इन चीजों को ना थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वो आगे वाले टॉपिक्स में है. और यहां पर ये एल स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट. सो ये एक चीज पता होनी चाहिए, फिर
दूसरी बात ये है, क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। कौन सा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है यहाँ पर? लेट्स यहाँ पर सॉलिड था और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहां पर जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां पर था लिक्विड और लिक्विड से बन गई गैस, तो इस ड्यूरेशन में जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ग्राफ भी याद तो रखना ही है। सो लेटेंट हीट, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है तब जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। फिर पानी के लिए ये तुम अपने हिसाब से नंबरिंग कर दो, मे भी पहला ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए, दूसरा ये उसका मतलब याद होना चाहिए, तीसरा ये उसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, चौथा ये चीज याद होनी चाहिए, और पांचवा फॉर वाटर, पानी के लिए, पानी की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है। पानी की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.33 इंटू 10⁵ और वेपराइजेशन कितनी है 22.6 जूल्स पर केजी, और यह है 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। कंपेयर करके बताओ क्या ज्यादा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, और उसका मतलब क्या निकलता है। ये कन्वर्सली इसको हम एटी कैलोरीज पर ग्राम या 540 कैलोरीज पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट, दोनों से मतलब क्या पता चलता है हमको ये क्लियरली पता चलता है कि एक किलो टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस, मेल्ट करना है, हीट रिक्वायर्ड, है ना। डेफिनेशन क्या कहता है कि यूनिट मास, यानी 1 किलो को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड टू वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कन्वर्स भी लिख सकते हो कि भाई 1 kg वाटर को टू कन्वर्ट 1 kg वाटर टू आइस, कितनी हीट हमको उसमें से निकालनी पड़ेगी, इतनी यहां पर देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। और सेम वे टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ स्टीम टू वाटर, कितनी हीट हमको उसमें से निकालनी पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू बड़ी है, मतलब स्टीम अपने अंदर सबसे ज्यादा हीट स्टोर करके रखती है, राइट। ये प्रेशर कुकर होता है, स्टीम निकलती है उसमें से, सीटी बजती है, हाथ रखकर देखो, इतना गजब गर्म फील होगा जितना कि गर्म पानी भी दर्द नहीं देता है। बर्न्स या कह दो के प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय स्टीम, इंजुरीज कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर पावरफुल, आर मोर डेंजरस देन द स्टीम कॉज्ड बाय वाटर। 100 डिग्री वाला पानी ले लो, 100 डिग्री वाली स्टीम ले लो, दोनों में हाथ डालो, ये पानी में हाथ डाला है वो तो फिर भी सह जाओगे, बट स्टीम तो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही कहते हैं ना, मतलब बहुत खराब बर्न्स देती है।
तो स्टीम से संभालना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इज ए मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, चाहे लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कैसे ढूंढी जाती है। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी ढूंढने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उस यंत्र को हम कहते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, राइट, डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेटर नहीं है, डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट तो हमें खुद ही करना है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, खासकर सॉलिड और लिक्विड। गैसेस का प्रावधान इसके अंदर नो आइडिया है या नहीं है, मोस्टली सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है। और फिर कैलकुलेशंस भी काफी सारे जुड़े हैं। कौन से कैलकुलेशंस जुड़े हुए हैं, वही ग्राफ वाले, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक कैपेसिटी वाले। क्वेश्चंस देखेंगे तब फिर से मैं उसको रिकलेक्ट कर दूंगा। तो कैलोरीमेट्री इज द मेथड एंड कैलोरीमीटर इज द डिवाइस। क्या होता है इस डिवाइस में, सब्सटेंस को रखते हैं हम, राइट, उसको गर्म करते हैं और जैसे जैसे वो गर्म होते जाता है, साइड में ये पानी भी है, राइट, तो उतना ही टेम्परेचर पानी का भी होगा, टेम्परेचर भी हम चेक करते जाते हैं। और जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं, हीट का सोर्स तो है ही, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर हम चेक करते जा रहे हैं और उसको हम प्लॉट करेंगे। इस तरह का ग्राफ मिलेगा फॉर श्योर। शेप यही होगा, मे बी ये वाला पार्ट थोड़ा इधर मिले या ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो, पर शेप यही होगा ग्राफ का। सो कैलोरीमीटर में सब्सटेंस रख के उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर वर्सेस हीट या टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें से हम स्पेसिफिक कैपेसिटी ढूंढ सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि इंसुलेटिंग जैकेट रखा जाता है सो दैट हीट लॉस ना हो। एयर स्पेस भी हीट लॉस को अवॉइड करने के लिए ही रखी जाती है, राइट। हीटर होता है ताकि हीट दे सके, स्टीरर होता है, पानी कंटिन्यूसली मिक्स होता रहे ताकि गर्म पानी ऊपर ना रहे, ठंडा पानी नीचे ही ना रहे, ऑल सच थिंग्स। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस का मतलब भी वही है कि C इज इक्वल्स टू m डेल्टा थीटा। देखो जनरल चीज है ये, पर इस जनरल चीज में है ना गैसेस सही से बैठती नहीं है। अब इसमें ये जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, ये बदलते रहती है। पानी ले लो, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बदलते रहती है या कांस्टेंट रहती है, तो थोड़ी बदलती है क्योंकि हीट करने पर वो फैलना, सिकुड़ना, उस वजह से क्या है स्पेसिफिक कैपेसिटी थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है, बट बहुत थोड़ी सी। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं, सॉलिड्स कह दो या लिक्विड्स कह दो, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कांस्टेंट ही मानकर चलते हैं। देखो तो पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है गर्म या ठंडा करने पर, है ना, तो इसीलिए हम ये वैल्यू कांस्टेंट मान के चलते हैं। पर अब गैसेस के बारे में सोच के देखो, लिक्विड और सॉलिड्स के लिए तो स्पेसिफिक कैपेसिटी की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा नहीं बदलती है, मतलब डेसिमल पॉइंट भी, थर्ड डेसिमल पॉइंट में चेंजेस आते हैं। बट गैसेस के बारे में एक बार सोच के देखो, तो गैसेस में कैसा, तुम जैसे ही गर्म करोगे गैस तो गजब फैलती है, वॉल्यूम गजब बढ़ा, अब वॉल्यूम बढ़ा तो स्पेसिफिक कैपेसिटी में भी गजब का बदलाव। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है नो डाउट वैलिड ही है, पर इस चीज को हम थोड़ा और प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं। क्या प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं, हम प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम के इफेक्ट्स जो कि सॉलिड और लिक्विड में इग्नोर कर देते हैं,
वही इफेक्ट्स हम गैसेस के लिए इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चेंजेस काफी सारा होता है. सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड is very less, hence specific heat capacity for them is taken constant. थोड़े और वर्ड्स ऐड करने हैं यहाँ पर. is very less, change in volume on changing. क्या चेंज करेंगे? on changing pressure and temperature for solid and liquid is very less, hence specific capacity for them is taken constant. Conversely, for gases, change in volume due to change in प्रेशर कह दो या टेम्परेचर कह दो. फॉर गैसेस चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर इज क्वाइट लार्ज, hence their specific capacity changes drastically with volume. तो ये चीज ऑब्जर्व करने के बाद हमको गैसेस के लिए दो अलग अलग स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी. एक होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो इसका क्या करें? स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द गैस जो जनरल डेफिनेशन है उसको क्या करें गैस के लिए? वैलिड तो है पर यूज नहीं करना है, आंसर सब गलत ही आएंगे. तो उनके लिए हम स्पेशल फॉर्मूलाज, मतलब इसमें स्पेशल मॉडिफिकेशंस लेकर आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वैसे ये जनरल डेफिनेशन भी गैसेस के लिए ट्रू ही है. इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द गैस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 1 kg ऑफ द गैस बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड. सो चलिए देखते हैं आगे और स्पेसिफिक ऑफ गैस में क्या है. लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, ये ऑलरेडी मैंने कहा कि भाई वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज की वजह से वॉल्यूम में गजब के चेंजेस आते हैं गैसेस में. सो लेट द गैस बी कॉम्प्रेस्ड सडनली. अब सडन कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है? सडन कॉम्प्रेशन का मतलब है कि एक तो एक्सटर्नल हीट सप्लाई इज जीरो. ये वाले फॉर्मूला को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं. ये अलग अलग केसेस के लिए हम ये जो फॉर्मूला है ना, C इज इक्वल्स टू H अपॉन M इंटू डेल्टा थीटा, इस फॉर्मूला को इंस्पेक्ट कर रहे हैं. अब H लिखो या Q लिखो हीट के लिए. सो जब सडन कॉम्प्रेशन होता है, राइट, सडन कॉम्प्रेशन हो रहा है. अब सडन कॉम्प्रेशन हो रहा है उसका मतलब क्या कि बाहर से हम हीट कोई भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं. अब बाहर से कोई हीट हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं और सडन कॉम्प्रेशन हो रहा है. बाहर से हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जाने दो, सडन कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो डेल्टा थीटा
डेल्टा थीटा नहीं, टेम्परेचर विल इंक्रीज, ये फॉर श्योर है। गैसेस में ऐसा ही होता है कि सडनली उसको प्रेस कर दिया, बाहर से कुछ भी हीट हमने नहीं दी है, गैस का टेम्परेचर गजब बढ़ जाएगा। अब क्योंकि H 0 है तो कन्वर्सली स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या मिली, 0। क्या हो सकती है स्पेसिफिक कैपेसिटी 0 गैस की? नहीं हो सकती। इसीलिए गैसेस को हम अलग से पढ़ते हैं। सो ये जो मुद्दा मैंने कहा थियोरिटिकली, उसी चीज को हम अलग अलग केसेस के लिए एनालाइज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम सी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लेट द गैस बी हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपैंड at such a rate that rise in temperature due to heat supplied is exactly equal to the fall in temperature due to expansion of the gas. Therefore net rise in the temperature is 0. बट यहां पर तो हीट सप्लाई की है, राइट? हीट सप्लाई की है तो H तो पॉजिटिव है, पर क्योंकि स्लो प्रोसेस है, राइट, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो भी हीट इन्वॉल्व है उनका सम 0 है। अब क्योंकि डेल्टा टी 0 है मतलब डेल्टा थीटा 0 है, तो वंस अगेन हमको स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या मिली? स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या मिलेगी? अनडिफाइंड, इंफिनिटी, है ना? डिनोमिनेटर 0 है, ये वाले केस में न्यूमरेटर 0 था तो C 0 मिला, डिनोमिनेटर 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी या अनडिफाइंड। हो सकता है ऐसा कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गैस की? नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन। इसीलिए गैसेस की हमें स्पेशल स्पेसिफिक कैपेसिटीज डिफाइन करनी पड़ेगी। इफ द रेट ऑफ द एक्सपांशन वेर स्लो, द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू एक्सपांशन वुड बी स्मॉलर देन द राइज इन द टेप ड्यू टू हीट सप्लाइड। अब हम हीट दे रहे हैं, राइट, यहाँ पर हीट सप्लाइड, ये वाला जो किस्सा है हीट सप्लाइड यानी हीट तो पॉजिटिव है, हीट सप्लाइड पॉजिटिव है, और हम क्या कर रहे हैं? एक्सपांशन कर रहे हैं हीट सप्लाई के साथ साथ। तो एक्चुअली में तो क्या है, ये रूल है कि जब भी एक्सपांशन होता है ना गैसेस में, जब भी एक्सपांशन होता है कूलिंग प्रोड्यूस करती है वो, और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना हीट प्रोड्यूस करती है वो। इस चीज को एज ए थंब रूल ले लो। एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, उसमें ये और डिटेल में हम समझेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो। सो यहाँ पर तो एक्सपांशन भी हो रहा है और हीट सप्लाई भी हो रही है, लेकिन हीट सप्लाई थोड़ी स्पीड में हो रही है, तो अल्टीमेटली चेंज इन टेम्परेचर विल बी पॉजिटिव। अब हीट सप्लाई भी पॉजिटिव है, चेंज इन टेम्परेचर भी पॉजिटिव है, तो सी की वैल्यू मिलेगी कुछ पॉजिटिव में, कुछ पॉजिटिव में। चलो सिंबॉलिकली नहीं लिखते हैं उसको, वर्ड्स में लिख देते हैं, सी विल बी पॉजिटिव, है ना? तो देखो वही गैस है, अब कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, इस कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 0, इस कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी इनफाइनाइट, इस कंडीशन में उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या होगी? इफ द गैस वेर अलाउड टू एक्सपांड वेरी फास्ट तो ठंडक प्रोड्यूस करेगी। द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड बी ग्रेटर ऑफ द फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यू टू एक्सपांशन विल बी ग्रेटर। मतलब जितना इंस्टेंटली अगर गैस एक्सपांड हो जाए ना तो गजब की ठंडक प्रोड्यूस करेगी वो। एयर कंडीशनर्स में वही होता है, जो पाइपलाइन में गैस जाती है, हमारा जो कूलिंग का ऊपर का लगा हुआ यूनिट है ना, वहां पर सडन एक्सपांशन होता है, जो गैस अंदर घूमती है उसका, और उसकी वजह से कूलिंग होता है, और हवा उस कूलिंग फिन्स पे से जाती है, अल्टीमेटली ठंडी होकर हम तक पहुंचती है। तो यहां पर इस वजह से क्या होगा, डेल्टा टी विल बी नेगेटिव। अब हीट सप्लाई तो हम कर ही रहे हैं, यहां पर भी हीट सप्लाई हम कर रहे हैं, मतलब H पॉजिटिव है, पर क्या हो रहा है, सडन एक्सपेंशन की वजह से जो डेल्टा टी है वो हमको नेगेटिव मिलेगा। अल्टीमेटली स्पेसिफिक कैपेसिटी विल बी नेगेटिव। अब देखो एक ही गैस है, उसकी अलग अलग कंडीशंस के अंदर स्पेसिफिक कैपेसिटीज अलग अलग मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है वो बदलती रहती है। तो कौन सी स्पेसिफिक कैपेसिटी हम कंसीडर करेंगे गैस के लिए, क्या कस्टमाइजेशन करेंगे?
सो 29 और 30 के बाद में फिर 31 वाला अलग टॉपिक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी एक तो हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो कि है CV, राइट। सो इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस, या तो 1 ग्राम ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, सो इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV से रिप्रेजेंट होता है, राइट। CV से रिप्रेजेंट होता है। सेम वे कांस्टेंट प्रेशर CP से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल C स्मॉल p, P एज ए सबस्क्रिप्ट, ऐसा CP, ये वाला है CV। स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर। यूनिट्स वही है, कैलोरीज पर ग्राम, राइट। से नॉर्मल वाली ही स्पेसिफिक कैपेसिटी है, बस एक कंडीशन डाल दी है वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर कंडीशन है प्रेशर कांस्टेंट। बट हम थोड़ा और इसको गहराई में लेकर जाए तो अब हम डिफाइन करते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, C मोलार एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये नोटेशन मेरे खुद के ही इन्वेंट किए हुए हैं, राइट। सो इसको मैं ऐसे लिखता हूं। So this is the amount of the heat energy required to raise the temperature of 1 mole of the gas, 1 mole of the gas by 1 degree centigrade, provided volume is constant. And same way molar specific capacity of the gas at the constant pressure. So molar specific capacity at constant pressure is the amount of the heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas by 1 degree centigrade constant pressure. So ये चार अलग अलग स्पेसिफिक कैपेसिटीज हम डिफाइन करते हैं। 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, यानी ये दोनों, और उन दोनों में से ये दोनों आई। रिलेशंस क्या होंगे, रिलेशंस क्या होंगे चारों के बीच में? तो कुछ ऐसा रिलेशन होगा कि स्पेसिफिक कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखना पड़ेगा, मैं इधर लिख दूंगा, चलो, कि क्या ये कहता है। और मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CMV। ऑलरेडी मैंने इधर बता दिया, इससे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फिर आता है कैपिटल M, जो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर मास के एक, किसका, किसी भी चीज का, पर खास करके गैस के लिए हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सॉलिड्स के लिए भी ये राइट ही होगा, पर गैस के लिए थोड़ा और प्रिसाइज आंसर देगा। तो मॉलिक्यूलर मास गैस का कह दो या सब्सटेंस का कह दो, चलेगा, क्योंकि अब हम गैस के लिए पढ़ रहे हैं, तो लेट्स राइट इट एज गैस। CV स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम वे CMP मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। M का तो मतलब वही है, और CP स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो गैसेस के लिए ये 4 स्पेसिफिक कैपेसिटीज है, जिसमें मोलार वाली हम यूज करेंगे, और ये जनरलाइज्ड वाली ही है। जनरलाइज्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी में कंडीशंस डाल दिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। फिर CP इज ग्रेटर देन CV, ये एक ऑब्जर्वेशन है, की पॉइंट है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द CV। और एक और रिलेशन भी है, CP बाय CV, गामा इज इक्वल्स टू CP बाय CV, गामा एक फैक्टर है। सो आउट ऑफ द 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, जो कि है स्पेसिफिक हीट एट द स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, CP बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जब हम कांस्टेंट रखते हैं ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी में ज्यादा चेंज नहीं आता है।
पर जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट हो रहा है और अब मैं बलून को फुला रहा हूं, तो प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम तो कितना सारा बढ़ सकता है ना। सो इसी वजह से Cp इज ग्रेटर देन Cv, क्योंकि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे ना तो स्पेसिफिक कैपेसिटी में उतना ज्यादा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखो तो वॉल्यूम तो बदल सकता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल सकता है, तो वॉल्यूम में बदलाव तो काफी हो सकता है। When the heat is given to the gas at the constant volume, it is only used in increasing the internal energy of the gas. Increasing internal energy मतलब के टेम्परेचर का बढ़ना। ये भी पॉइंट्स याद रखना अच्छे से, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स उसमें बहुत काम में आएंगे। So at constant volume it raises only the temperature of the gas and no expansion take place. जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे तुम हीट दोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दोगे तो कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी का बढ़ना यानी टेम्परेचर का बढ़ना। तो कुछ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और कुछ हीट गैस को एक्सपांड करेगी। समझ में आया? तो कांस्टेंट प्रेशर पे दो दो चीजें होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक ही चीज होती है, टेम्परेचर का बढ़ना। तो ढंग से इसको याद रख लेना। तो इसी रीजन की वजह से Cp इज ग्रेटर देन Cv। ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ो, रिवाइज करो। बाय बाय, सी यू।